Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one new topic for all the candidates who are going to give the examination for the post of junior assistant accounts in ONGC. आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा भी कि क्या क्या क्वेश्चंस आएगा। ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखना। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाला हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इनकम टैक्स से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं ट्राई करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं आज बताने का ट्राई करूंगा। ओके, स्टार्ट में बता दूं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे क्लासेस से रिलेटेड मिलते रहता है। ओके, एंड इफ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, अगर आपको बहुत ही जल्दी प्रिपरेशन करना है तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। मात्र 500 में वो मिल रहा है, मात्र 500 में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है, कैसे आप परचेस कर सकते हो। ओके, सो यू कैन परचेस माय एमसीक्यू, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ इनकम टैक्स। समझे, इनकम टैक्स डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग का सिलेबस में इनकम टैक्स है, समझे बात को। आप लोग का जो सिलेबस दिए ओएनजीसी वाले ने उसमें इनकम टैक्स भी है। ओके, तो इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। ओके, इससे क्वेश्चन आएगा। और जैसा सिलेबस का बात किया जाए इनकम टैक्स का, आपका जो ओएनजीसी जो सिलेबस दिए उसमें इन लोगों ने क्या लिखा, इन लोग लिखा है, इन लोग जो लिखे हैं उसमें इन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है, टैक्स लेवल जो कैलकुलेशन होता है वो लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं रेसिडेंस और हेड्स ऑफ इनकम। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट तो बहुत इजी है, टैक्स कैलकुलेशन तो ठीक है। रेसिडेंस, बस हेड्स ऑफ इनकम देखा जाए तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम जैसे उसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस आता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। ओके, सो जितना हो सकता है आज मैं बताऊंगा। ओके, और बाकी तो आपको पूरा प्रिपरेशन करना है तो आप एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आज बस थोड़ा बता सकता हूँ, पूरा कवर अप करना तो बहुत ही मुश्किल है यूट्यूब पे। ठीक है, बस मैं थोड़ा बता पाऊंगा आपको, बस थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। पूरा पढ़ना है तो एमसीक्यू से पढ़ सकते हो, उसमें पूरा डिटेल सब कुछ कवरेज। ठीक है, आज के डिस्कस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप अगर टैक्स पढ़ रहे हो तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने तरह का टैक्स है। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक और होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, इसी में आता है इनकम टैक्स। ओके, इसी में आता है इनकम टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसमें आता है जीएसटी, कस्टम, और भी है, और भी है, जैसे कि अभी भी कहीं कहीं एक्साइज लगता है, तो वो सब है, वो सब। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी और कस्टम। ठीक है, सो पर हम लोग आज का जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट टैक्स करेंगे और इनकम टैक्स करेंगे। मतलब डायरेक्ट टैक्स के अंदर में ही आता है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बोलता है इनकम टैक्स को। ठीक है, इनकम टैक्स इसलिए बोलता है कि जिसको जिसको टैक्स लगता है, जिसको ऊपर टैक्स लायबिलिटी आता है, टैक्स उसी को पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, मतलब इनकम टैक्स। क्या होता है ना, कोई एक पर्सन अगर कमा रहा है, कोई भी एक पर्सन अगर अर्न कर रहा है तो उसी पर्सन के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनता है। समझे बात को, जो पर्सन कमा रहा है, ये इनकम अर्न कर रहा है, तो टैक्स उसी के ऊपर बनता है और उसी को पेमेंट करना पड़ता है। वो अपने पॉकेट से पेमेंट करेगा टैक्स। ठीक है, तो होता है इनकम टैक्स। पर जो जीएसटी होता है ना, आपको पता नहीं है तो बता दूं, जीएसटी वगैरह क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी अगर शॉपकीपर खरीदा गुड्स को, ठीक है, उस टाइम वो
जीएसटी पेमेंट किया, ठीक है, पर वो अगर वही गुड्स को वो फिर आगे बेचता है कंज्यूमर को, समझे बात को, तो उससे वो फिर वो टैक्स वसूल करेगा। फिर वो जाकर के फिर अब जो पहले वो खरीदा था शॉपकीपर अपने होलसेलर से, तो उसको फिर वो आईटीसी वगैरह मिल जाता है, फिर वो सेटअप करके फिर इन लोग काम करते हैं, ठीक है। तो जीएसटी का हम जीएसटी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स पर। एक बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, सो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में ये जान लीजिए आप कि जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आता है, टैक्स उसी को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड बोला था कि जो पर्सन के ऊपर टैक्स लायबिलिटी आता है उसी को टैक्स देना पड़ता है, समझे बात को। तो पर्सन होता कौन कौन है इनकम टैक्स में, पर्सन होता कौन कौन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू इसे क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको यही बताता रहूंगा एग्जाम में। क्वेश्चन जो पर्सन का जो डेफिनेशन है, पर्सन के अंदर कौन कौन क्या क्या आता है, किस तरह का एमसीक्यू आता है, वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो का अभी लाइक करिए, ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझे बात को। देखिए रुकिए थोड़ा कलर ले लेता हूं, कौन सा कलर लूंगा बोलो। अच्छा चलो तुम आप लोग ये ले लो, अच्छा ये ले लेता हूं, चलो देखो। पर्सन, पर्सन को डिफाइन किया है इनकम टैक्स में सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइन किया पर्सन को, समझे बात को। पर्सन को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 31 में इनकम टैक्स में। पर्सन के अंदर आता है इंडिविजुअल, पर्सन के अंदर आता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फिर आता है एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ। पहले मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद बताऊंगा किसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। इंडिविजुअल आता है, पर्सन के अंदर आता है इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी, कंपनी फर्म, इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी फर्म, मतलब ए फर्म तो एचयूएफ के अंदर ही आ जाएगा, मतलब ए फर्म तो एचयूएफ के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी, ठीक है, वो कोई बात नहीं, आगे डिस्कस कर लेंगे। कंपनी फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। फिर एक और होता है आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन, यहाँ पे आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, ठीक है। तो ये सब पर्सन के अंदर आता है, समझे बात को, ये सब पर्सन के अंदर आता है, ठीक है। तो आपका एग्जामिनेशन में पूछ देता है ना कि जैसे कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इंडिविजुअल के अंदर क्या आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इंडिविजुअल के अंदर आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके। जैसे कि कोई भी एक पर्सन है, वो इंडिविजुअली वो अपना मतलब बिजनेस करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप करता है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है, तो वो इंडिविजुअल के अंदर आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस करता है ना, वो इंडिविजुअल के अंदर आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन कोई भी कर रहा है, ठीक है। कोई अगर फैमिली बिजनेस कर रहा है तो वो आता है एचयूएफ के अंदर, फैमिली बिजनेस, जैसे कि कोई फर्म चला रहा है, ठीक है, तो आता है, कोई भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, तो वो सब एचयूएफ के अंदर आता है, ठीक है, फर्म, ठीक है। यहाँ पे सिखा गया था, हाँ कंपनी। देखिए कंपनी के अंदर क्या क्या आता है, कंपनी, कंपनी के अंदर आएगा जो भी डोमेस्टिक कंपनी होगा या फिर फॉरेन कंपनी, दोनों कंपनी के अंदर आएगा। आपका एग्जामिनेशन में पूछेगा कि जो ए फॉर्म होता है वो किसके अंदर आएगा, कंपनी के अंदर आएगा या फिर एचयूएफ के, इंडिविजुअल के, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आएगा, समझे। इस तरह का एमसीक्यू आता है एग्जाम में। कंपनी के अंदर क्या आएगा, जो डोमेस्टिक कंपनी है वो आएगा,
या फिर फॉरेन कंपनी है, वो आएगा। समझो बात को। देखिए, कंपनी से अगर बात किया जाए तो ना इसमें दो वर्ड होता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड वाइडली हेल्ड कंपनी। समझे? क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, इसको बोला जाता है प्राइवेट कंपनी। समझे बात को? इसको बोला जाता है प्राइवेट कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी को बोलता है प्राइवेट कंपनी। एक और होता है क्लोजली हेल्ड, एक और होता है वाइडली हेल्ड। ठीक है, वाइडली हेल्ड, वाइडली हेल्ड कंपनी, वाइडली हेल्ड कंपनी। ठीक है, वाइडली हेल्ड कंपनी। वाइडली जो हेल्ड कंपनी होता है वो लिस्टेड कंपनी होता है। ठीक है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी होता है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी होता है। समझे? तो आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, पूछेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, किसके अंदर आता है। तो अब आप आपका ऑप्शन रहेगा इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी एसोसिएशन पर्सन, तो आप इंडिविजुअल पे टिक करोगे। फर्म एचयूएफ के अंदर आता है। डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, किस तरह का भी अगर कंपनी लिखा है तो वो कंपनी के अंदर आएगा। समझे? आगे बढ़िए। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर जाता है। तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर क्या होता है, एग्जांपल में जैसे कि उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी सुने होंगे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो आपका ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछ देगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, वो किसके अंदर आएगा, इंडिविजुअल के अंदर आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आएगा, बॉडी इंडिविजुअल के, लोकल अथॉरिटी के अंदर आएगा। तो इस तरह का एमसीक्यू आता है। समझे? तो आपको टिक करना होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। एक और होता है ज्वाइंट वेंचर। कुछ लोग मिल करके ज्वाइंट वेंचर करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक जो काम होता है, कोई भी एक काम होता है, वो काम करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं। कुछ लोगों, एक दो तीन मतलब लोग मिल करके, तो वो ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आता है वो। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि इसका आप एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अगर आप ले सकते हो तो एक पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है वो एक बॉडी होता है इंडिविजुअल का, बॉडी होता है इंडिविजुअल का। इसमें इंडिविजुअल होते हैं जो कि एक पार्टी मतलब एक किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो इसका पॉलिटिकल पार्टी एग्जांपल है। आपको एग्जाम में पूछ देगा जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ना वो किसके अंदर आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर आएगा, लोकल अथॉरिटी के अंदर आएगा, या फिर इंडिविजुअल के अंदर आएगा। समझे बात को? तो आपको अगर पता रहेगा तो आप टिक मार सकते हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर आएगा। ठीक है, लोकल अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी होता है ना, लोकल अथॉरिटी वो किसके अंदर आता है, मतलब लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल क्या होता है, लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपैलिटी पूछ देगा कि म्युनिसिपैलिटी किसके अंदर आता है, तो लोकल अथॉरिटी दे देगा, एओपी दे देगा, बीओ मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन दे देगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दे देगा, तो आपको टिक करना होगा लोकल अथॉरिटी। अब आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन का अगर एग्जांपल का बात किया जाए तो इसमें आपका, जैसे आप सुने होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सो ये सब अगर आता है वो आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन के अंदर आता है। समझे बात को? तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, पूछ देगा आपको कि कंपनी होता है तो कंपनी के अंदर आएगा, इतने इजी नहीं पूछेगा। पूछेगा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो किसके अंदर आएगा। समझे? ऑप्शन देगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, किसको में टिक करोगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर। इसी तरह से आपको किसी भी चीज को पूछ देगा और चार ऑप्शन दे देगा और फिर बोलेगा कि किसके अंदर आता है। तो इस तरह से क्या, इस तरह का एमसीक्यू
एग्जाम में आता है, समझे। तो इस तरह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। मैं जितना हो सकता है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी तो आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कैसे परचेस करना है, एवरीथिंग। मात्र 500 में मिल रहा है वो एमसीक्यू, ठीक है। आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन के अंदर क्या क्या आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, और फिर नहीं तो फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी एक आर्टिफिशियली आइडेंटिफाइड है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो आर्टिफिशियली आइडेंटिफाइड है, समझे। तो बस एक एग्जांपल, ऐसे नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए वो आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन के अंदर आएगा। बस एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि किसके अंदर क्या आ सकता है, समझे बात को। ऐसा नहीं है कि जैसे कि लोकल अथॉरिटी है तो उस लोकल अथॉरिटी का म्यूनिसिपलिटी ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आता है, बहुत सारे चीजें है ना जिसके अंदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट वेंचर में बताया। तो ऐसा कुछ और भी हो सकता है जो कुछ लोग मिलकर के एक बिजनेस कर सकते हैं। तो आप अपना दिमाग लगा करके भी एमसीक्यू बना सकते हो, ठीक है। पर मोस्ट प्रोबेबली यही सब क्वेश्चन, मतलब यही सब एग्जांपल्स रहता है, समझे, क्योंकि ये सब थोड़ा सा फेमस एग्जांपल बोला जाए तो फेमस एग्जांपल है, समझे बात को। चलिए हम लोग अब यहां तक कवर अप किए हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो क्या करिएगा, बताइए क्या करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगता है, मेरा टीचिंग आपको कैसा लगता है, जरूर आप मुझे बताइएगा। क्योंकि जो ओएनजीसी का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है ना, पूरे यूट्यूब पे मेरे अलावा आप लोग को कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये आपको भी पता है। पूरा यूट्यूब पे सिर्फ मैं ही ऐसा हूं कि एवरी डे आई एम ट्राइंग टू अपलोड इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। एवरी डे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो में बता रहा हूँ, ला रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन काफी बेहतर जा सके। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस है, और सारे वीडियोस आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आप वीडियो नहीं देखो पिछला वीडियोस, तो वो सब भी जाकर देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टैक्स रेट। टैक्स रेट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। जो भी बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट ही है, समझे। जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आप अपना सिलेबस जाकर देख लो। सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी अगर आप नहीं देखो, अभी तक नहीं देखो, तो सिलेबस पहले देखो। कोई भी एग्जाम देने के पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए। अगर अभी को सिलेबस पता नहीं है तो क्या पढ़ रहे हो, सिलेबस पहले पता होना चाहिए। अभी भी अगर पता नहीं है सिलेबस क्या है, तो वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, सर्च करना ओएनजीसी का जो अकाउंट, जो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का जो आपका है वो सर्च करना यूट्यूब पे, आ जाएगा वीडियो, देख लेना सिलेबस क्या है पहले, ठीक है। सो वो सब पहले देखो, उसके बाद फिर प्रिपरेशन करो, और देख लियो सिलेबस तो भरो, और क्या। देखो टैक्स रेट का बात किया जाए इंडिया में, तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, मैं पहले लिख देता हूं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन ये रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, ठीक है। ए रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, समझे बात को। ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, ये रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो इसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनता है ना, कितना अर्न करेगा तो इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा, समझे बात को। तो कितना अर्न करेगा तो कितना इसके ऊपर टैक्स बनेगा, वो मैं बताता हूं अभी आपको। अगर उसका इनकम, समझे बात को, उसका अगर इनकम 2.5 लाख रहता है, अगर इनकम उसका 2.5 लाख है, अगर उसका इनकम 2.5 लाख है, तो वो बेसिक एग्जाम्शन में आता है, बेसिक एग्जाम्शन, ठीक है, बेसिक एग्जाम्शन। उसको बेसिक एग्जाम्शन लिमिट बोला जाता है। आपका एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बेसिक एग्जाम्शन लिमिट क्या है, कितना होता है इनकम टैक्स में, तो आप 2.5 लाख टिक करोगे। अगर वो 60 साल से नीचे का पर्सन है तो, समझे। तो बेसिक एग्जाम्शन भी पूछ देगा एमसीक्यू में, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट क्या है इनकम टैक्स में। अगर नॉर्मली पूछा तो 2.5 लाख टिक करना, ठीक है। तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स देने का दरकार नहीं होता है, ठीक है। फिर 2.5 लाख से
2.5 लाख से 5 लाख का बात किया जाए तो इसमें जो टैक्स लगता है इंडिविजुअल एचयूएफ, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन के लिए वो लगता है 5%, 5% टैक्स है, समझे। इसके बाद है 2.5 से 5, फिर 5 से 10, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख अगर इनकम है तो उस इंडिविजुअल को कितना पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स? 20%, समझे बात को। और अगर 10 लाख से भी ऊपर का अगर वो इनकम अर्न कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 30%, समझे। तो ये होता है इंडिविजुअल एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्संस। अगर उसका इनकम 2.5 लाख तक है तो कुछ भी टैक्स देने का दरकार नहीं है, नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक उसका इनकम है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख तक इनकम है तो 20%, 10 लाख से ज्यादा का इनकम है तो 30% उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, और सीनियर सिटीजन होते हैं ना, सीनियर सिटीजन होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं जो 60 ईयर या उससे ज्यादा के होते हैं, 60 ईयर और मोर, जो 60 ईयर या उससे ज्यादा का एज का जो होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनता है ना, अप अप टू 3 लाख, समझे बात को, अप टू 3 लाख वो बेसिक एग्जामेशन में आता है। बेसिक एग्जामेशन, बेसिक एग्जामेशन लिमिट के अंदर आएगा, ठीक है। इनके ऊपर बेसिक एग्जामेशन लिमिट 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 3 लाख से 5 लाख 5% टैक्स लगेगा इन लोग को। 3 से 5, 5 लाख, 5 लाख से 5 से 10, ठीक। तो कितना लगेगा? 20%, ठीक है। 10 लाख से ज्यादा 30%, ठीक है। तो ये हो गया सीनियर सिटीजन वालों के लिए, 60 ईयर या उससे ज्यादा का है तो, ठीक है। और ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, समझे बात को, ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। एक चीज ध्यान में रखो, ये जो सीनियर सिटीजन है आपको एग्जाम में पूछ देगा कि वो अदर कंट्री का है और इंडिया में अगर उसका 60 ईयर का ज्यादा है तो क्या उसके ऊपर कितना टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा, मतलब बेसिक एग्जाम्पशन कितना मिलेगा। अगर इंडिया का बाहर का है, कोई भी कंट्री का है, अगर वो 60 साल से ज्यादा का है तो बेसिक एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 2.5 लाख ही मिलेगा, समझे बात को। तो मतलब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट मतलब अदर कंट्री के नहीं, मतलब अदर कंट्री में रहा है ज्यादा दिन, समझे बात को, अदर कंट्री में रहा है ज्यादा दिन। इनकम टैक्स में ना रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का एक जो होता है नंबर ऑफ डेज है 182 डेज की इंडिया में रहना चाहिए, तभी वो जाकर के रेसिडेंट कहलाता है, ठीक है। पर उसका ओरिजिन इंडिया में ही रहता है तो ही वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के हिसाब से बोला जाता है इनकम टैक्स, समझे बात को। तो वो जो अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन है, समझे बात को, अगर वो नॉन रेसिडेंट पर्सन है और अगर वो 60 साल से ज्यादा का है, नॉन रेसिडेंट पर्सन है, वो 60 साल के ज्यादा का है तो उसको एग्जाम्पशन 2.5 लाख ही मिलेगा। अगर इंडियन रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट है और सीनियर सिटीजन भी है तभी उसको एग्जाम्पशन 3 लाख का मिलेगा। ये मैं बोला ना, इसको बार बार सुनो, अगर समझ में नहीं आया तो। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ये सिर्फ रेसिडेंट वालों के लिए है, समझे। चलो आगे देखते हैं। एक होता है सुपर सीनियर, सुपर सीनियर, सुपर सीनियर, सुपर सीनियर मतलब सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जो लोग 80 बरस या उससे ज्यादा का होते हैं, 80 ईयर या एबव, 80 ईयर और एबव, जो 80 ईयर और इससे एबव एज वाले हैं वो लोग आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी सिर्फ रेसिडेंट वाले ही आएंगे। अगर अगर सीनियर सिटीजन को अगर लिया है रेसिडेंट को तो इसको भी तो रेसिडेंट ही लेगा ना। चलो लिख देता हूं, ये भी सिर्फ रेसिडेंट ही होना चाहिए, ठीक है।
मेरा राइटिंग थोड़ा है, स्पीड में लिखता हूं ना, समझो। रेसिडेंट, रेसिडेंट लिखा हूं, रेसिडेंट। चलो फिर से लिख देता हूं, रेसिडेंट, समझे। जल्दी जल्दी लिखने में हो जाता है। चलो इसको बात किया जाए, सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर, 80 साल या उससे ज्यादा का है, तो अगर रेसिडेंट पर्सन है तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कितना बनेगा, समझे। तो इस उन लोग को क्या होता था ना, नॉर्मली जो रेसिडेंट था, नॉर्मल पर्सन था, 2.5 लाख तक एग्जाम्पशन, सीनियर सिटीजन 3 लाख तक एग्जाम्पशन, सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक एग्जाम्पशन। 5 लाख तक, हाँ सही सुन रहे हो, अप टू 5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, ठीक है। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख तक कोई टैक्स देने का दरकार नहीं है। 5 से 10, फिर वही 5 से 10 20%, 5 लाख टू 10 लाख 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ज्यादा 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है, ये आप देखो, टैक्स रेट में। टैक्स रेट में आपको यह ध्यान देना है कि अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन है, अगर इंडिया का रेसिडेंट है या चाहे नॉन रेसिडेंट है, 2.5 लाख तक नील। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इंडिविजुअल है या फिर कुछ भी नॉर्मली पूछ देगा कि इनकम टैक्स में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना पे मिलता है, तो 2.5 लाख पे मिलता है, समझे बात को। बोले सीनियर सिटीजन है इंडिया का और वो रेसिडेंट भी है, तो कितना का उसको बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगा, 3 लाख का मिलेगा। सुपर सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, 5 लाख का मिलेगा। अब फिर ये भी पूछ देगा कि 5 लाख से 10 लाख तक अगर इनकम है तो कितना परसेंट टैक्स रेट है, 5 लाख से 10 लाख तक वाले को तो 20% है। सो इस तरह का एमसीक्यू बनेगा। मैं इसलिए पूरा बता रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। आज के क्लास में ना तुम खुद लगेगा, तुमको लगेगा कि इस वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिला है, ठीक है। सो मेरा वीडियो को देखो और लाइक करो, अगर जिसे अच्छा लगा ना वीडियो को, तो वीडियो को लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोकते नहीं हो तुम लोग, लाइक करो, अरे लाइक करो, कितना बोलता हूं लाइक करो। देखो लाइक करने से क्या होता है ना, लाइक करने से बस इतना ही होता है कि जैसे तुम इस वीडियो को लाइक किए ना, तो क्या होता है ना कि वीडियो का रीच बढ़ता है, तो जिससे क्या होता है कि वीडियो ज्यादा लोगों के पास जाता है, ठीक है। ऐसा कि आपको भी पता है अभी भी मेरा यूट्यूब पे कितना सारे मतलब आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो क्या मतलब अभी भी मेरा चैनल बहुत ही कम ग्रो पाया है और लोगों का कंपेयर में, और लोगों का कितना चैनल का कितना ग्रो कर दिए हो। मेरा चैनल कभी भी उतना ही है, मतलब इतना मेहनत मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, इतना कोई नहीं मेहनत करता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टैक्स रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैं बता भी दिया। जानते हो एक टर्म होता है इनकम टैक्स में, सरचार्ज का नाम सुने हो, सरचार्ज सुने हो कि नहीं सुने हो। उससे पहले एक चीज आओ जान लो, क्या एमसीक्यू में आएगा आपका एमसीक्यू में और क्या आएगा वो देखो। सरचार्ज का पहले एक और होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एग्जाम में आपका पूछेगा ना, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो कितने परसेंट होता है, तो वो होता है 4%। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपके एग्जाम में, समझ गए। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट है, 4% इनकम टैक्स में, ठीक है। तो याद कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है सब क्वेश्चन, ठीक है। एक होता है सरचार्ज, सरचार्ज होता है, ठीक है। सरचार्ज होता है, ठीक है। सरचार्ज क्या होता है ना, कि जो लोगों को बहुत ही ज्यादा इनकम रहता है ना, जो लोगों को बहुत ही ज्यादा इनकम रहता है, तो उन लोग के लिए और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, समझे बात को। जैसे देखो, ऐसे तो 2.5 लाख तक नील है, समझे, मैं नॉर्मली लेता हूँ, 2.5 लाख तक नील है। 2.5 से 5, 5, 2.5 से 5, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख, 5%। इतना तो समझो, इतना पढ़ाया समझ में नहीं आता है। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ज्यादा 30%, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जिनका इनकम 50 लाख से ऊपर, करोड़ों से ऊपर, तो उन लोग के ऊपर ना
टैक्स भी ऊपर है, मतलब टैक्स भी ज्यादा है, तो टैक्स पे टैक्स, हाँ टैक्स पे टैक्स। अब देखो तुम कितना टैक्स लगता है उन लोग के ऊपर। एग्जाम में ना क्वेश्चन ये सब आता है, इतना याद रखो, मैं जो बता रहा हूं ना काफी रेलिवेंट है, काफी रेलिवेंट। इसी तरह से जितना मैं पढ़ाता हूँ अभी आप लोग को यूट्यूब पे, उतना ही मजेदार आपको मेरा एमसीक्यू मिलेगा। एमसीक्यू खरीद लो, अभी भी प्रिपरेशन करने का मौका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे परचेस करना है। देखो सर्चर्स का बात किया जाए तो मैं बता दिया कि जिनका बहुत ज्यादा इनकम रहता है तो उनको तो वो तो टैक्स देना ही पड़ेगा, जो नॉर्मली जो टैक्स देते हैं इसके ऊपर और टैक्स देना पड़ेगा, उसका नाम है सरचार्ज। समझे बात को? तो 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, अप टू 50 लाख तक, अप टू 50 लाख तक, अप टू 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं है, ठीक है। हाँ ये जो सरचार्ज है ना वो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, सो ये सब के लिए है। समझे बात को? इंडिविजुअल एचयूएफ 50 लाख तक नील, ठीक है, कोई भी सरचार्ज देने की दरकार नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़ 10% है सरचार्ज का रेट। समझे? 50 लाख से 1 करोड़ 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% है टैक्स रेट। 2 करोड़ से 5 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ 10 15 25, 25% है टैक्स रेट, ठीक है। और जिसका 5 करोड़ से भी ज्यादा है इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम जिसका टोटल इनकम जिसका 5 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है, तो उनको जो सरचार्ज लगता है वो लगता है 37%। समझे बात को? ये सब टोटल इनकम है। ये टोटल इनकम है, ठीक है। टोटल इनकम अगर 50 लाख तक है तो कोई भी टैक्स देने का दरकार नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ तक अगर इनकम है, टोटल इनकम, 10% सरचार्ज है। 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 15% सरचार्ज है। 2 करोड़ इससे 5 करोड़ तक इनकम है तो 25% सरचार्ज है। 5 करोड़ से ऊपर का इनकम है 37%, 37% सरचार्ज उसको देना पड़ेगा, ठीक है। 37% सरचार्ज उसको देना पड़ेगा, तो इतना सारा सरचार्ज है। ये मतलब अगर बहुत ज्यादा जिसको होता है ना इनकम, तो उन लोगों के लिए ने और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। समझे? हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या क्या कि जैसे कि हम लोग डिस्कस किए इंडिविजुअल एचयूएफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन के लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन। तो इंडिविजुअल ऐसे सब के लिए हम लोग डिस्कस कर लिए, इंडिविजुअल वाले के लिए, ठीक है। तो कंपनी का भी अब देखते हैं कि जो कंपनी होता है ना उसके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी बनता है, क्या होता है टैक्स। ओके। चलो डोमेस्टिक कंपनी से स्टार्ट कर, डोमेस्टिक कंपनी। चलो पहले कंपनी लिखता हूँ, ठीक है। कंपनी, इसके अंदर पहले डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी। टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट, टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20, अप टू 400 करोड़, 400 करोड़ तक अगर टर्नओवर है 2019-20 में, 400 करोड़ तक टर्नओवर, तो उस कंपनी को जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 25%, ठीक है।
टैक्स रेट इसको देना पड़ेगा 25%, ठीक है। टोटल इनकम और ग्रोस रिसीट और प्रीवियस ईयर 2019-20 तक अगर उस कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उसको टैक्स रेट देना पड़ेगा 25%, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली डोमेस्टिक कंपनी को जो टैक्स देना पड़ता है वो देना पड़ता है 30%, 30%, ठीक है। 30% मतलब 30% देना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज जो भी रिमेनिंग कंपनी बचा डोमेस्टिक कंपनी उसको देना पड़ता है टैक्स 30%, ठीक है। आप एक बोलोगे क्या रही एक और कंपनी होता है फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा 40%, समझे 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 समझे? अरे थोड़ा हंस दिया करो, इतना क्या मतलब दुखी दुखी पढ़ते हो, इतनी दुखी दुखी क्यों रहते हो? चलो पढ़ाई करो, चलो। अदरवाइज तो मतलब डोमेस्टिक कंपनी को नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू में, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दिया आपको कितना परसेंट टैक्स लगता है डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर, तो डोमेस्टिक कंपनी का पूछा नॉर्मली, नॉर्मली पूछा तो 30%, नॉर्मली पूछा डोमेस्टिक कंपनी का तो टैक्स रेट 30%। अगर पूछा कि पूरा डिटेल में कि 2019-20 में अगर कंपनी का जो टर्नओवर था वो 400 करोड़ था तो कितना परसेंट टैक्स है, तो 25%। पर ज्यादातर चांस यही रहता है कि डोमेस्टिक कंपनी का पूछेगा तो 30% टिक करके आना, अगर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाया तो इसे करके पूछ सकता है, समझे? तो जितना भी हो सकता है जो मैं पढ़ाता हूं ना, जो मैं पढ़ाता हूं वो पूरा पढ़ाता हूं, इतना याद रखो, जो मैं पढ़ाता हूं पूरा पढ़ाता हूं, जितना मैं पढ़ाया उतना पूरा पढ़ाया, क्योंकि पूरा तो पढ़ा नहीं सकता हूं ना, मतलब सारा सिलेबस तो कवर नहीं करा सकता ना, सारा सिलेबस तो अगर बहुत ही बड़ा सिलेबस है, ठीक है, तो वो सब के लिए तो आपको एमसीक्यू परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो जो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, तो मैं बताता हूँ, समझे बात को। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी के ऊपर कितना टैक्स रेट? 40%, समझे बात को। इन लोगों के ऊपर भी सरचार्ज, बोलोगे कह रहे इंडिविजुअल के था ना उसको सरचार्ज था, तक इन लोगों के ऊपर सरचार्ज नहीं रहेगा? इन लोगों के ऊपर भी सरचार्ज है, समझे बात को, इन लोगों के ऊपर भी सरचार्ज है। सरचार्ज, डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, सरचार्ज। सरचार्ज अगर टोटल इनकम, टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक रहता है, टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर है तो डोमेस्टिक कंपनी है तो 7%, ठीक है। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा का अगर टोटल इनकम है तो 12%। वही अगर फॉरेन कंपनी का बात किया जाए तो इसके ऊपर जो सरचार्ज लगता है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर इसका इनकम होता है तो 2%, और फिर उसके बाद 10 करोड़ से ज्यादा तो 5%, ठीक है। तो ये हो गया सरचार्ज, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, समझे बात को। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। और देखिए आपका जो सिलेबस का बात किया जाए तो उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट लिखा हुआ था, बेसिक कंसेप्ट, वो तो हम वो हम अभी हम डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, अभी हम डिस्कस किए आप लोग के साथ। फिर आपका जो सिलेबस में लिखा इनकम टैक्स का सिलेबस में, इनकम टैक्स का सिलेबस में वो लिखा टैक्स रेट, वो मैं आपको कवर करा दिया अभी, ठीक है। फिर लिखा था रेसिडेंस, ठीक है, ये बचा हुआ है। और हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। तो हेड्स ऑफ इनकम का अगर बात किया जाए इनकम टैक्स में तो बहुत ही बड़ा है, उसमें आपका बहुत ही ब्रॉड है। तो ये सब अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, उसका मैं डिटेल बता देता हूं अभी आपको।
इफ यू आर वांटेड टू परचेस माय एमसीक्यू तो आप परचेस कर सकते हो। उसमें आपको सारा डिटेल, उसमें सारा जो एमसीक्यू है सारा कवर रहेगा, सारा सिलेबस कवरेज है उसमें, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दैट एमसीक्यू। आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जो भी आपका सिलेबस में है। ओएनजीसी जो सिलेबस दिए हैं आपको, जो दिए हैं, अगर वो को सिलेबस पता नहीं तो सिलेबस का वीडियो देखो, पहले ही जाकर देखो यूट्यूब पे दिया हुआ है, मैं सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, वो सिलेबस देख लो, सारा सिलेबस कवरेज है इसमें। टोटल एमसीक्यू हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं 2000 से ज्यादा ही एमसीक्यू है, 2500 लगभग एमसीक्यू रहेगा, और वन लाइनर क्वेश्चन 200 प्लस। जहां पे मुझे लगा वन लाइनर से काम चल जाएगा, वहां वन लाइनर है, जहां पे एमसीक्यू है तो वहां पे 2000 से प्लस एमसीक्यू है। समझे बात को? जो भी इंपॉर्टेंट है लेक्चर नो, मैं एमसीक्यू है बस आपको एमसीक्यू में दिया हूँ, वो उस एमसीक्यू को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। 2000 से ऊपर एमसीक्यू है, 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, अप्रोक्स 25 मतलब 2500 क्वेश्चन आपको उसमें रहेगा। आप उतना कर लेते हो ना तो काफी अच्छा करके आओगे। समझिए, बहुत सारे लोगों ने परचेस किया है, आपको भी मौका है, अभी भी परचेस कर लो। 3 से 4 दिन में आप आराम से उस सिलेबस से, उस वो इतना अच्छा से बनाया हुआ कि आप सिलेबस 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लोगे अगर पढ़ाई करोगे मेरा एमसीक्यू से। तो कवरेज क्या है, वो भी प्रीवियस ईयर का जो कितना भी क्वेश्चन आया है पीएसयू में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, जहां पे भी मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी मैं दिया हूँ। लैंग्वेज है इंग्लिश में, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेल ऑन himanshu.classes@gmail.com, व्हाट्सएप कर सकते हो 9631474430 पे। ये एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिल रहा है, मात्र 500 में मिल रहा है, ठीक है। आप परचेस कैसे कर सकते हो? आप परचेस कर सकते हो, आप पहले आपको अमाउंट पेमेंट करना है 500, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना himanshu.classes@gmail.com पे, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 9631474430 पे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर भेजना जरूर, क्योंकि तभी हम लोग को पता चल पाएगा कि आपने पेमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का टीम आपको कंफर्म कर देगा कि हाँ हम लोग के पास पेमेंट रिसीव हो गया है, ठीक है। देन यू विल रिसीव क्वेश्चन बैक, मतलब उसके बाद आपको एमसीक्यू मिल जाएगा आपके मेल पे, ठीक है। आपको पेमेंट कैसे करना है, आपको पेमेंट कैसे करना है दिया हुआ है। आप यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आईडी का दिया हुआ है d.k.r6291@dbs, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का भी दिया हुआ है नंबर 6291125182। सो एवरी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो भी मीडियम इजी लगे, आप जो भी यूज करते हो उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो नोट नो अमाउंट रिफंडेड, ठीक है। आपको जो भी इजी लगे, आप जो जैसे भी यूज करते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई आईडी आप अगर यूज करते हो तो जैसे भी है आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए, एमसीक्यू परचेस आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें सारा कुछ कवरेज रहेगा। देखिए, हम तो पूरा सिलेबस तो डिस्कस नहीं कर सकते ना यूट्यूब पे, जो इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है कितना बताना चाहिए, कम से कम इतना बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उन लोग के लिए बस एक गाइडेंस देता हूँ। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं होता ना, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो खुद से पढ़ पाते हैं, बट बहुत लोगों को किसी का जरूरत होता है, किसी का गाइडेंस की जरूरत होता है। तो आपको एमसीक्यू अगर खरीदना है तो एमसीक्यू खरीद लीजिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, एक चीज और, अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक को लेकर के कि इंपॉर्टेंट है तो मुझे बताओ, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का सोचेंगे, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया हूँ, हर एक चीज में समझाया हूँ, इतना पढ़ाया हूँ। अगर क्वेश्चन आएगा, ये सब टॉपिक से अगर आया तो इसी में से आएगा। इस वीडियो को बार बार जरूर देखो, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलता है, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। समझे बात को? तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो चैनल को, मतलब इस वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एकदम सभी ग्रुप में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो थैंक यू।